अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं सीधा उसके सॉल्यूशन पे नहीं जाऊँगा। मैं उसके प्रॉब्लम के रूट तक पहले जाऊँगा कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। क्या ये एल्गोरिथम्स किस तरीके से वर्क करते हैं, या वो एक कम्युनिकेशन जो विजुअली हो रहा है वो किस तरीके से आपको मेंटली इफेक्ट करता है? आज के ज़माने में मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। कल्पक भाई, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो डिज़ाइनिंग आज से 2 साल पहले मैं डिज़ाइनिंग समझता था, एक पेपर के ऊपर पेंटिंग होता होगा, इस तरीके से कोई डिज़ाइनिंग होता होगा। बहुत लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइनर्स को खा जाएगा, बट जो कोर एम्पैथी है, जो हम एज़ ह्यूमन्स दूसरे ह्यूमन्स की प्रॉब्लम समझ पाएँगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं समझ पाएगा। आज से 110 वर्ष पूर्व जिन महापुरुष ने, मतलब पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने इस भावी पीढ़ी के लिए एक स्वप्न आज से 110 वर्ष पूर्व संजोया था, वो स्वप्न आज कहाँ पहुंचा है, आज उस स्वप्न की गाड़ी कहाँ तक आई है, यानी उसी का नाम है युग दृष्टा की ज्योतिर्मय गुंज। प्रणाम। आज अपने बीच गेस्ट के रूप में कल्पक भाई डोसी है। कल्पक भाई, लोग डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, पर आज का जो पॉडकास्ट है वो एक अलग जर्नी, एक अलग कंसेप्ट को लेके है। आज हमने ग्राफिक डिजाइनर को बुलाया है। डॉक्टर तो दर्दी का इलाज करता है, इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है, पर ग्राफिक डिजाइनर आज के मॉडर्न एज में किस तरीके से किस तरीके से सोसाइटी को बिल्डअप करता है, आज उसके लिए अपन इधर आए हुए हैं। कल्पक भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई 10th और 12th पास करता है, तो जरूरी है उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसे सीए करने का बोलेगा। पर आप एक यूनिक बैकग्राउंड, जो बहुत कम लोग जिसे एक हॉबी के रूप में देखते हैं, जिसे अपने लेजियर या अपने फ्री टाइम में करते हैं, पर आप उसे एज अ करियर देख रहे हो, तो पहले तो आप ये समझे कि डिजाइनिंग होता क्या है, किस तरीके से फील्ड इतना वास्ट है, और मॉडर्न एज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्रणाम। सो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग क्या है। डिज़ाइनिंग एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। लाइक इट्स वेरी मिसअंडरस्टूड आज के टाइम में इंडिया में। अभी बहुत ज़्यादा उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट बहुत टाइम से आ रहा है डिज़ाइन, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है और हर जगह डिज़ाइन कनेक्टेड है। कहीं न कहीं अगर हम बोले डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं न कहीं पीछे एक डिज़ाइनर का हाथ है, कोई भी फील्ड में। तो डिज़ाइन एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है, उसमें से ग्राफ़िक डिज़ाइन और विज़ुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। आज आज के ज़माने में हम हमारे आजू-बाजू जितनी चीज़ें देख रहे हैं, उसके आजू-बाजू कहीं न कहीं कनेक्टेड है एक डिज़ाइन या फिर एक विज़ुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, स्पेशली डिजिटल मीडिया में, टेलीविज़न में, प्रिंट मीडिया में, कहीं पे भी। सो मैंने ये करियर कैसे चुना? मैं 10th तक मैंने साइंस किया था, 11th-12th में मैंने कॉमर्स किया था और उसके बाद मैं ये फ़ील्ड में आया। कहीं न कहीं मुझे क्रिएटिविटी का पहले से था कि बी इट ड्राइंग या फिर कुछ क्रिएटिव करना या फिर कुछ हट के करना, बट कभी उसे एज़ अ करियर नहीं सोचा था कि यही मैं एज़ अ करियर परस्यू करूँगा। तो मेजर जो पॉइंट आया वो था इन लॉकडाउन, जब मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, उसके कोर्सेज़ किए, तभी मुझे पता चला कि ये भी एक फ़ील्ड हो सकता है। उसके बाद लॉकडाउन जब सेटल होने लगा, तभी पता चला कि डिजिटल एज इतना ज़्यादा बढ़ गया है जहाँ पे डिज़ाइन का इतना रोल है। और तभी मुझे पता चला कि ऐसी एक डिग्री भी एग्ज़िस्ट करती है जो डिज़ाइनिंग की को एज़ अ फ़ील्ड मुझे एक अच्छी डिग्री मिल सकती है और क्रेडिबिलिटी मिल सकती है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ। तो तभी मैंने चूज़ किया कि मुझे डिज़ाइनिंग करना है। एंड स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइन इसलिए क्योंकि हर एक जगह पे ग्राफिक डिज़ाइन कहीं न कहीं ग्राफिक डिज़ाइन बस पोस्टर डिज़ाइन या लोगो डिज़ाइन नहीं है।
इट इज़ अ वेरी बिग सिस्टम। बहुत चीज़ें आती है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो हमें पढ़ने मिलती है और हमें अप्लाई करने मिलती है। कल्पक भाई, एक बात बताऊँ, लॉकडाउन में ना लोगों ने वो फ्री टाइम का बहुत एंजॉयमेंट किया है। किसने कुकिंग सीखा है, मैं मेरी बात करूँ तो पूरा टाइम गेम्स में पूरा करा है। पर उसे अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए आपने वो 2 साल अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए आपने कुछ ढूँढ दिया, वो तो अपने आप में कोई अलग अचीवमेंट है। पर कल्पक भाई, आपने इसके बीच में एक बहुत अलग टर्म यूज़ किया, जो मैं आज तक नहीं जान पाया, आज फर्स्ट टाइम ही वो वर्ड मेरे लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम था विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर। कल्पक भाई, मैं जहाँ तक डिज़ाइनिंग समझता हूँ, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग पता है, मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग पता है, पर इसमें ना बहुत 3 अलग-अलग रूट वर्ड्स यूज़ किए गए। एक है विजुअल, एक है कम्युनिकेशन और है कि मीडिया या डिज़ाइन। ये तीनों अपने अलग-अलग पर्सपेक्टिव के, और आप इसको एज़ अ डिग्री देख रहे हो। आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? सो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, जैसे इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। विजुअल मतलब देखना, कम्युनिकेशन मतलब बात करना। विजुअली कैसे कोई चीज़ को हम कम्युनिकेट करें। आप कुछ भी आज अपने आजू-बाजू देखते हो, सब कुछ विजुअल है। या तो वो विजुअल है या फिर आप उसको कंज़्यूम कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। कुछ भी है वो कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। इट इज़ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। तुम सोशल मीडिया पे कुछ देखो या फिर कोई मैगज़ीन देखो, कोई बड़ा बैनर देखो, वो सब कुछ विजुअली कम्युनिकेट होता है। आप जो आँख से देखते हो वो आपके विजुअल मेमोरी में स्टोर होता है कि अगर मैं कुछ बैनर देख रहा हूँ, तो वो बैनर में क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं जाके वो चीज़ देखूँगा। अगर वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं वो चीज़ देखूँगा ही नहीं। तो वो विजुअली कम्युनिकेट करना कि ये पर्टिकुलर चीज़ यही पर्टिकुलर लोगों को अच्छी लगे, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है आज के टाइम में कि विजुअली कम्युनिकेट कैसे करें। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी बिज़नेस हो, वो आज विजुअली कम्युनिकेट करना उनकी टॉप प्रायोरिटी में है। क्योंकि अगर वो अपने कस्टमर को रीच ना कर सके विजुअली, तो उनका आधा कस्टमर बेस छूट जाएगा। तो विजुअल कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन भी आ जाता है, फ़िल्म मेकिंग भी आ जाता है, एनिमेशन भी आ जाता है, बट ऑल इन वन वो बेसिक उसका मीनिंग ये है कि विजुअली कम्युनिकेट कैसे करें। आपने एक अच्छा लास्ट लास्ट में वर्ड यूज़ किया, कस्टमर रीच। अपन ये पॉडकास्ट को एक अलग ड्राइव पे ले जाते हैं, एक अलग कार में बिठाते हैं। जिस तरीके से ये आज के ज़माने में अगर आपने देखा हो, आज से 5 साल पहले, देखो मैं आपको मेरी बात करता हूँ, प्रवचन श्रवण मैं करता नहीं था। पर 5 साल में, लास्ट 5 साल में जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर छोटे-छोटे क्लिप्स या शॉर्ट्स या रील्स के द्वारा मेरे को पता चला है कि जैनिज़्म में मेनली क्या एग्ज़िस्ट करता है, क्या कोर कांसेप्ट्स है। तो जिस तरीके से वो मीडिया इस चीज़ में काम लगा है, उस तरीके से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये एल्गोरिथम्स किस तरीके से वर्क करते हैं? या वो एक कम्युनिकेशन जो विज़ुअली हो रहा है, वो किस तरीके से आपको मेंटली इफ़ेक्ट करता है? सो अगर हम आज के ज़माने में देखें कि ओवरऑल मीडिया का सिनेरियो क्या है, तो हम जब पहले मीडिया बहुत ज़्यादा नया टर्म है, ऐसा बहुत पुराना नहीं है। लास्ट 200-300 इयर्स पहले ही मीडिया, पहले जब न्यूज़पेपर आया, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया और फिर कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन आया। तो वो बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत कुछ डेवलप हो गया। तो अभी सबसे ज़्यादा बूम में है वो है स्मार्टफ़ोन, वो है डिजिटल मीडिया, जो अगले साल तक या इस साल तक टीवी को भी डिथ्रोन कर देगा इंडिया में। इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि कब तक अभी सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल होगा। तो अगर हम जैनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर हम प्रवचन या फिर कुछ पहले के ज़माने में हम जाते थे उपाश्रय में और देखते थे महाराज साहब को प्रवचन देते हुए सुनते थे। अभी वो सारी चीज़ें डिजिटली हम तक पहुँच रही है। महाराज साहब भी प्रवचन देते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसको हम अपलोड करते हैं। उसके पीछे की जो एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। एल्गोरिदम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो जो यूज़र है, वो यूज़र को प्लीज़ करे। जो यूज़र को सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, वही उस तक पहुँचाएगा। आज के ज़माने में मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म में देखें तो मीडिया इज़ डिसाइडिंग हू वी आर। अगर हम आज के ज़माने में देखें कि मुझे आज क्या खरीदना है, तो वो थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, वो थॉट 5 दिन से तुम्हारा फ़ोन में
कहीं न कहीं तुम्हें थॉट आता होगा, अगर ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट में ये चीज़ 10 मिनट में मिल रही है, तो वो 10 दिनों तक तुम्हारे फ़ोन पे एडवर्टाइज़मेंट देगा कि ये 10 मिनट में मिल रहा है, 10 मिनट में मिल रहा है, तब जाके 10वें दिन पे सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन सोचेगा कि आज मुझे ये मँगवाना है ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट अपना काम कर रहा है अपने यूज़र तक रीच करने के लिए, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपको रीच कर रहा है। आप आज इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हो, तो वो रील का फ़ीड ही इस तरीके से बनाया गया है कि मैं जिस चीज़ों को चाहता हूँ, वही चीज़ वो फ़ीड पे आएगी। अगर मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो डिज़ाइन ड्रिवन रील्स, डिज़ाइन ड्रिवन कंटेंट ही मेरे इंस्टाग्राम पे आएगा। वो हमारे कंट्रोल में भी होता है कि हम क्या देखें, क्या ना देखें। बट आज के ज़माने में कंटेंट का इतना ओवरलोड है, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है कि हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भी रेज़िस्ट नहीं कर सकते वो अर्ज। अगर कुछ ज़्यादा अच्छा दिख गया, तो हम उसे क्लिक कर देते हैं। वो क्लिक करने पे ही पता चल जाता है एल्गोरिदम को कि ये पसंद है, वो वापस मुझे वही दिखाता रहेगा। तो अगर इसको कल्पक भाई, अगर अपन एक डिसएडवांटेज के रूप में भी देखें कि अपने को कर सकता है, पर मेरा एक पर्सपेक्टिव इसको पॉजिटिविटी को लेके है। जिस तरीके से अगर खराब चीज़ अगर अपन बार-बार देखेंगे, वो चीज़ आ सकती है। तो क्यों अपने ढंग के डिज़ाइनर्स या अपने से इन्फ्लुएंस डिज़ाइनर अपने इतने टिपिकल कांसेप्ट्स को ईज़ी मैनर में लोगों को एंगेज करके और विजुअलाइज़ वे में, जिससे लोग उसे देख सकें। आप ये जानते हो कि लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है, लोगों को कहाँ जाके प्रवचन सुनना बोरिंग लगता है, पर अगर विजुअलाइज़ करके उसे प्रेज़ेंट करते हैं, तो क्यों आप कह रहे हो कि ब्लिंकिट जिस तरीके से बार-बार नोटिफ़िकेशन भेज के अपने को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसी तरीके से अगर बार-बार अपन कोई गुड थॉट्स, महाराज साहब जी की बड़ी-बड़ी बातें और प्रभु महावीर का आगम, उसे शॉर्ट-शॉर्ट फॉर्म में या विजुअलाइज़ करके अगर कोई पर्सन को या कोई भी मैन को उसे विजुअलाइज़ वे में देते, तो क्यों वो उसको कैप्चर करके गुड मैन नहीं बन सकता? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? डेफ़िनेटली पॉसिबल है, और बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का अटेम्प्ट है जैनिज़्म को एज़ अ पीस ऑफ कंटेंट बनाना, उसे आगे ले जाना। ऐसे स्टूडियोज़ भी अभी काम कर रहे हैं, पब्लिकेशन के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, एग्ज़िबिशन लेवल पे भी काम कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एरा ऑफ डिज़ाइन इज़ एक्सपीरियंशियल, कि कैसे अब तक तो फ़ोन में है, अभी तुम्हारे आजू-बाजू होगा। वीआर हो गया, एआर हो गया, वर्चुअली कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे कोई इमर्स हो जाए वो दुनिया में। तो उस हिसाब से भी जैनिज़्म आगे है। मतलब बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को इच्छा है इसमें काम करने की। अब आपका ये सवाल कि हाउ कैन वी मेक समवन डू द राइट थिंग थ्रू कांस्टेंट कंटेंट। एल्गोरिदम को क्रैक करना भी इतना ईज़ी नहीं है। किसी को रिपीटेडली वही चीज़ दिखाना, तो वो उस आदमी के लिए भी कहीं न कहीं बोरिंग हो जाता है। रिटेंशन रेट उसका कम हो जाता है। रिटेंशन मतलब कोई आदमी अगर किसी चीज़ को देखता है, उसे वो किसी हद तक ही पसंद आएगी। 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो बोर होने लगेगा। उसको कुछ नया चाहिए। तो उस हिसाब से वो कंटेंट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, वो कंटेंट को प्लीज़ करना पड़ेगा। तो उस कंटेंट, और जैनिज़्म इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उस वास्टनेस को कंटेंट में डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है। वो चीज़ों को थोड़ा टाइम लग सकता है। लोग कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोई ना कोई यूट्यूब चैनल्स है जो जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स, अहिंसा के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट और भी उनको टाइम लगेगा टू रीच द यूथ, क्योंकि यूथ अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। यूथ को कहीं न कहीं किसी और चीज़ चाहिए, मतलब कोई और चीज़ वो लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो यूथ को टुवर्ड्स गुड प्रिंसिपल्स, गुड वैल्यूज़ कैसे हम डाइवर्ट करें, वो चीज़ अभी के लिए की है। अभी वो कैसे करना है उसकी तो बहुत स्ट्रैटेजी या कुछ लगानी पड़ेगी, बट वो चीज़ इज़ द मेन थिंग जो इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट गुड कंटेंट कैन मेक गुड पीपल। गुड कंटेंट अगर हम रिले करते रहे, अगर गुड कंटेंट हम अपने साइड से कोशिश करते रहे कि आते रहेगा, भले ही 100 लोग देखे, 200 लोग देखे, बट वो 100-200 का भी वर्ड ऑफ माउथ और 1000 को इम्पैक्ट कर सकता है, और वही कंटेंट का असली पावर है। बट वो कोर कंटेंट को तुम कैसे विजुअली कम्युनिकेट करते हो, कैसे उसे आगे बढ़ाते हो, कैसे उसकी रीच बढ़ाते हो, और उसे कैसे मास तक पहुँचाते हो, वो उसका एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट और उसका कोर पावर उधर है।
अब इसमें आपने कल्पक भैया बात की मास कम्युनिकेशन। मैं आपको बताऊँ तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, वो भी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियंस है, वो भी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बात ऐसी है वो कैसे भी मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके कोर में कुछ है तो डिजाइनिंग है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि डिजाइनिंग या डिजाइन से जुड़ा हुआ आदमी जिसको अपन कॉमन टर्म्स में डिजाइनर कहते हैं, वो किस तरीके से कॉमन मैन से अलग सोचता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। अब अपन पॉडकास्ट को उस जगह ले जाते हैं, डिजाइन क्या होता है कल्पक भाई, डिजाइन नर किस तरीके से सोचता है और डिजाइन क्या क्या कर सकता है, अपन इस पर डिटेल में जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि डिजाइनर जो होता है वो किस तरीके से थिंक करता है। सो हम यूजुअली अगर फ्रॉम अ स्टडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि हम क्या स्टडी करते हैं, हमें ऐसा कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती या फिर कोई रीडिंग मटेरियल ज़्यादा नहीं होता। हम मैक्स जो स्टडी करते हैं वो होती है हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन और हिस्ट्री ऑफ आर्ट। वो हम बस स्टडी करते हैं टू गेन कॉन्टेक्स्ट कि डिज़ाइन क्या था और अभी क्या है। उसके आजू-बाजू और कोई हमारा थियोरेटिकल कुछ नहीं होता। डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कोर होते हैं, बट वो न्यूटन के लॉ के जैसे है कि उसे हम बस अप्लाई करेंगे, कहाँ-कहाँ अप्लाई करेंगे और उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। हम लॉज़ को ब्रेक नहीं कर सकते साइंस में, बट डिज़ाइन में अगर तुम कुछ अनकन्वेंशनल करना चाह रहे हो, तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। सब ओपन है, सबके लिए है, हम कुछ भी कर सकते हैं। डिज़ाइन डिज़ाइनर इस तरीके से सोचता है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं सीधा उसके सॉल्यूशन पे नहीं जाऊँगा। मैं उसके प्रॉब्लम के रूट तक पहले जाऊँगा कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? वो वो प्रॉब्लम का क्या रीज़न है? वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? उसके अलग-अलग मेथड्स हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो आता है हमारे दिमाग में वो होता है यूज़र। एक प्रॉब्लम है, उसका कहीं न कहीं रिलेशन होता है कोई यूज़र के साथ। अगर मैं वो यूज़र के साथ नहीं बात करूँगा या वो यूज़र के साथ एम्पैथाइज़ नहीं करूँगा, तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यूज़र सेंटर में होता है। जैसे आपने बात की कि पॉलिटिशियंस है, यूट्यूबर्स है, सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे है या कोई ना कोई तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो वापस वही चीज़ पे आ जाता है कि क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरी की पूरी जनता अगर रीचेबल है तो वो मोबाइल पे है। अगर कोई यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर को रीच करना है, कोई पॉलिटिशियन को किसी को रीच करना है, वो ही सबसे हाईएस्ट मीडियम है जहाँ पे वो रीच कर सकता है। अब कल्पक भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, पर इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज लोग मास मीडिया को देख रहे हैं या विजुअलाइजेशन को देख रहे हैं, इतना फास्ट फैशन जैसे कपड़ों में, उसी तरीके से फास्ट मूविंग वर्ल्ड इस डिजाइन के पर्टिकुलर फेज में भी है। तो ये एज अ डिजाइनर आप किस तरीके से हैंडल करते हो कि आदमी किस तरीके से सोच सकता है, या उसको अगर आपको कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी हो, इतना फास्ट मूविंग चल रहा है, आपने बोला आपको रूट कोज तक जाना पड़ता है। अब अगर कोई स्लो प्रोसेसर है, अगर वो रूट कोज में जाने का टाइम देखेगा, इतने में तो फैशन ही चेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से डिजाइनर उसको हेल्प करता है, आप उसको ऐड करके बताइए। तो डिज़ाइन में सेवरल टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से मैं कोई किसी चीज़ को डिज़ाइन करूँ। उसमें सबसे अगर पिनेकल हो, सबसे टॉप टाइप की डिज़ाइन हो, तो वो एक चीज़ होती है कि कोई टाइमलेस डिज़ाइन बनाए। आज तुम हम हमारे अराउंड ऐसी एक टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस देखते हैं, वो कहीं पोस्टर हो गया, लोगो हो गया, कोई एड कैंपेन हो गया, ऐसी टाइप ऑफ डिज़ाइंस देखते हैं जो सालों से चलती आ रही है और हमें नोटिस भी नहीं होता। अगर कि कोई अमूल का लोगो देखे, कोई कैडबरी का लोगो देखे, कितने सालों से वो जाते आ रहे हैं कि अभी हमारे दिमाग में वो फिट हो चुका है कि अगर कैडबरी का कलर ये है, तो ये कैडबरी ही है। अगर अमूल का ये लाल है, तो ये अमूल ही है। डिज़ाइन वैसे काम करता है। अगर तुम उस तरीके से अपने यूज़र को, अपने पूरे प्रोसेस को जस्टिफ़ाई कर सकोगे, तो तुम्हारी डिज़ाइन 100 साल तक भी चलेगी। बट अगर तुमने वो प्रोसेस इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारी डिज़ाइन 10 दिन भी नहीं चलेगी। अब कल्पक भाई, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो डिज़ाइनिंग आज से 2 साल पहले मैं डिज़ाइनिंग समझता था एक पेपर के ऊपर पेंटिंग होता होगा, इस तरीके से कोई डिज़ाइनिंग होता होगा। मैं एसएमजेबी में आया, तब मेरे को पता चला कि डिज़ाइनिंग करके कुछ होता है। जब आपको, आपके कलीग्स को इधर मैंने देखा कि किस तरीके से डिज़ाइन होता है, तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? डिज़ाइन किस तरीके से बनता है? आपने बताया डिज़ाइन क्या होता है, जो मेरे को बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगा कि किस तरीके से होता है। पर एक तो आप मेरे को ये बताइए कि डिज़ाइन प्रोसेस किस तरीके से होता है, और आपने एसएमजे में उस चीज़ को किस तरीके से ग्रो किया?
सो डिज़ाइन प्रोसेस अपने हिसाब से तुम सेट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। मेरा पर्सनल डिज़ाइन प्रोसेस ऐसा होता है कि पहले मैं रिसर्च करता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम कैसा है, क्या है? मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों का ओपिनियन लेता हूँ कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। फिर मैं वो रिसर्च को पूरा इकट्ठा करके एक जगह पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ कि वो क्या-क्या, कहीं-कहीं चीज़ों से कीवर्ड्स निकले। अगर मैं किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ और मुझे 10 लोगों से ये ओपिनियन मिला, तो वो 10 लोगों में कोई एक कॉमन चीज़ होगी, कोई एक कॉमन प्रॉब्लम होगा, उसे आइडेंटिफ़ाई करो। तो वो कॉमन प्रॉब्लम को हाइलाइट करना। फिर वो कॉमन प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज़ है, वो कॉमन प्रॉब्लम क्या टाइप्स में है, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व किसी ने किया है, तो वो कैसे किया है। फिर आता है आइडिएशन का फ़ेज़, जहाँ पे ज़्यादातर स्केचिंग होता है, ज़्यादातर सैंपल्स हम बनाते हैं या फिर हम देखते हैं कि क्या स्मॉल स्केल पे हम करते हैं, कोई लार्ज स्केल प्रॉब्लम हो तो भी उसे स्मॉल स्केल पे करते हैं, उसे आइडिएशन फेज़ कहते हैं, जहाँ पे हम आइडिएट करते हैं, हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद आता है उसका प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग। अभी अगर मैं अभी मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था कि पब्लिक टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम, जहाँ पे हर जगह पे चेक पॉइंट हो या फिर एक चेक इन हो रोज़-रोज़ का, जहाँ पे क्लीनिंग का चेकिंग हो सके। तो वो ऐप किस तरीके से बनेगा, उसका टेस्टिंग किस तरीके से हुआ, उसका जो कोर यूज़र है, वो उसे कुस किस तरीके से यूज़ करेगा। वो सारी चीज़ें प्रोटोटाइपिंग में होती है और फिर उसका फाइनल डिज़ाइन बनता है, जो फाइनल एप्लीकेशन हो या फिर फाइनल साइनेज सिस्टम हो, बहुत चीज़ें होती है जो मतलब ये तो बहुत जनरलाइज़ेशन हो गया कि डिज़ाइन में कहाँ-कहाँ तक रीच होता है। अभी अगर मैं एप्लीकेशन बोलूँ और एप्लीकेशन के बाद सीधा मैं साइनेज पे आ गया, तो साइनेज जैसी चीज़ जो आप रोज़ देखते हो, सिग्नल्स है, साइनेज है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना, वो भी एक डिज़ाइनर ही डिसाइड करता है कि वो रास्ते पे कहाँ आएगा और कैसे आएगा। कल्पक भाई, ये बहुत सारी टर्म तो आज तक मेरे लिए एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। आज जाके पता चला इनका मीनिंग क्या होता है। पर मैं आपको सच बताऊँ ना, क्लास में टेंसेस पढ़ते थे अपन, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। मेरे को जितना उधर मज़ा नहीं आया, उतना इंटरेस्ट नहीं आया आज उसमें लग रहा है। क्योंकि अभी तक मैंने डिज़ाइन का पास्ट जान लिया, प्रेज़ेंट आपने बता दिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप डिज़ाइन का फ्यूचर क्या देख रहे हो? आपका किस तरीके से पर्सपेक्टिव हो सकता है? इसमें ऐड ऑन करने के लिए कहूँ, तो अगर अपन इसको जैनिज़्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें जैनिज़्म के आपको पता हो तो मेन 3 कोर कांसेप्ट है। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। इतने कोर कांसेप्ट को ओवर सिंप्लीफाई करे बिना, मतलब उसका मीनिंग चेंज ना हो और उसे विजुअलाइज़ ही आप लोगों को किस तरीके से तक पहुँचा सकते हो? तो ये आप अब फ्यूचर बताइए। तो डिज़ाइन का फ्यूचर अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग हो रहा है, बहुत सारे बॉट्स बन रहे हैं कि कोई आदमी हमारा प्रोसेस, कोई बॉट जो आज तक आदमी करते आ रहा था, मैंने जो प्रोसेस की बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडिएशन से प्रोटोटाइपिंग तक का जो प्रोसेस है, वो आज के ज़माने में एक बॉट भी कर सकता है। तो उसके साथ हम कैसे राइवल करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो बॉट भी एक टूल है हमारे लिए। बहुत लोग मानते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइनर्स को खा जाएगा, बट जो कोर एम्पैथी है, जो हम एज़ ह्यूमन्स दूसरे ह्यूमन्स की प्रॉब्लम समझ पाएँगे, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं समझ पाएगा। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए टूल है, एआई एक टूल है, चैट जीपीटी हो गया या कोई भी दूसरा टूल हो गया, वो हमारे लिए एक टूल है जिसको हम उस तरीके से ही यूज़ करते हैं कि हमारे प्रोसेस में उसकी हेल्प हो। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जितना भी बढ़ेगा, वो डिज़ाइनर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बस उनके प्रोसेस के थोड़े पार्ट में असिस्ट करेगा। फिर आ गया कि जैनिज़्म के कोर कॉन्सेप्ट्स का टर्म। आज के दिन में अगर हम देखें तो ऐसे मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो देख के आदमी मोटिवेट हो सकता है। देयर आर 50 टू 60% चांसेस जो पहले ज़रा भी नहीं थे। पहले बहुत लोगों को ऐसा होता था कि कोई चाहिए मुझे पुश करने के लिए। आज के ज़माने में वीडियो के थ्रू, कंटेंट के थ्रू कोई आदमी मोटिवेट हो सकता है, कोई रोज़-रोज़ रील्स बनाता है, ये रोज़-रोज़ रील्स देखता है किसी के और उससे मोटिवेट होके अपनी लाइफ़ को बेटर करता है। बहुत नेगेटिव सिनेरियोज़ भी है और बहुत पॉज़िटिव भी है। अगर हम बस पॉज़िटिव को देखें, इसी हिसाब से जैनिज़्म के वास्ट कॉन्सेप्ट्स को हम एक-एक वीडियो में भी सिम्प्लीफाई करें, तो उसके इतने वीडियोज़ बन सकते हैं कि वो उसका काउंट भी लेना मुश्किल है।
जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स का मेन प्रॉब्लम अभी के लिए ये है कि वो बहुत वास्ट है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो एक चैलेंज है। बट अगर वो चैलेंज ओवरकम हो गया, आज के दिन में रील्स के थ्रू और बस विजुअल्स के थ्रू आपको जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स समझा सकता है और समझाने की लोग ट्राई कर रहे हैं। और आगे की बात हो गई, अगर हम एक्सपीरियंशियल डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्ज़िबिशंस है, म्यूज़ियम्स है, सारे म्यूज़ियम्स अब इंटरैक्टिव फॉर्मेट में है। अगर आप कोई म्यूज़ियम में जाओ, तो वहाँ पे सेवरल स्क्रीन्स होते हैं, आपको सेवरल स्क्रीन्स आजू-बाजू भी होते हैं आपको दिखाने के लिए। ऐसे जैनिज़्म में भी बहुत अटेम्प्ट्स हैं कि आप अगर कोई पवेलियन में गए, आप वहाँ बैठे, आपके आजू-बाजू 360 में एक जैनिज़्म की स्टोरी चल रही है, 3D में पूरी बनाई गई है। तो वो सारे अटेम्प्ट्स इसी के लिए है कि आपको सिंपल जो जैनिज़्म स्टोरीज़ हमें बचपन में हमारे माँ-बाप सिखाते थे, आज वो ट्रेडिशन चला गया है। ज़्यादातर माँ-बाप नहीं सिखाते। तो बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंशियल व्यू जो कार्टूनिश वे में या फिर कोई अच्छे वे में वो लोगों को पता चले कि ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे पढूँ। तो फिर एनिमेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ कॉन्सेप्ट आ सकती है। और एज़ सिंपल एज़ अ मोबाइल फ़ोन भी वो कॉन्सेप्ट में हम जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बता रहे हो कि किस तरीके से होता है, पहली बार आज सच में बता रहा हूँ कल्पक भाई के पहली बार बेक स्टेज की जो स्टोरी अपन बोलते हैं ना, वो मेरे को मालूम पड़ी। जिसको अपन कह सकते हैं पर्दे के पीछे का काम किस तरीके से होता है, वो पता चला। कल्पक भाई आज आपसे बात करने के लिए भी बहुत बिज़ी शेड्यूल से आपने इधर टाइम निकाला है। पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, आपका ऐसा कोई हिस्टोरिक वर्क या आपका ऐसा कोई बड़ा काम या आपका कोई विज़न जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट टू जैनिज़्म या डिज़ाइन और जैनिज़्म का कनेक्शन किस तरीके से हो सकता है? ये क्वेश्चन में मैं सबसे पहले एसएमजेवी को भी लेना चाहूँगा कि हाउ एसएमजेवी हैज़ हेल्प्ड मी एज़ अ डिज़ाइनर, कि कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ग्रोथ की वजह से इवन अ प्लेटफ़ॉर्म लाइक एसएमजेवी हैज़ ग्रोन। हम पहले इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि क्या ही कर लेगा डिजिटल मीडिया, हम तो हॉस्टल में हैं। बट जिस तरीके से इवेंट्स हम हॉस्टल में करते हैं, जिस तरीके के हम इंटरैक्शंस हॉस्टल में करते हैं, उसे वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में और उसे फ़ोटोज़ के थ्रू कम्युनिकेट करना, इवन जब हमारे पेरेंट्स वो ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में चीज़ें देखें, तो उन्हें लगता है कि हाँ, मेरा बेटा एक हॉस्टल में मज़े कर रहा है या हॉस्टल में वो कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है और वो सारी चीज़ें उसे डेवलप करना, उसे पेरेंट्स तक और वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाना, एसएमजी में मुझे बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस मिला है कि ऑडियो वीडियो फॉर्मेट को किस तरीके से एम्प्लीफाई करें और उसको किस तरीके से वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाएँ। और आगे देखा जाए तो मेरा विज़न अलाइन होता है थ्रू डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कि मैं जैनिज़्म को कैसे ज़्यादा एम्प्लीफाई कर सकूँ। अगर आज के दिन में हमारे हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, उन्हें जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट्स थ्रू देयर मीडियम जो उनका सबसे अच्छा मीडियम हो, आज की जनरेशन फ़ोन में ही पैदा हुई है। उनको बचपन से ही यूट्यूब चाहिए, उनको बचपन से ही कार्टून्स देखने हैं। वो कार्टून्स को कैसे जैनिज़्म के कार्टून्स या फिर जैनिज़्म के एनिमेशंस या सिंपल कॉन्सेप्ट्स रिप्लेस कर सके जो आज के दिन में पाठशाला या जो हम जाते हैं जो थियोरेटिकल है, उससे विजुअली कम्युनिकेट करे जो उनके ब्रेन में फिट हो। हम हमारी जनरेशन और हमारे पहले के जनरेशन्स वर बहुत ज़्यादा बुकिश थे। तो उन्हें अगर हम गाथा की बुक दे दें, तो हमें पता है कि 1 साल तो मैक्सिमम वो गाथा की बुक हम रट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट वो गाथा हमें पता होगी। बट आज की जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं। बहुत लोगों को विजुअली वो चीज़ चाहिए। तो ये बेसिक जर्नलिज़्म के कॉन्सेप्ट्स इट कैन बी थ्रू एनीथिंग। इट कैन बी थ्रू गेम्स, इट कैन बी थ्रू वीडियोज़, इट कैन बी थ्रू रील्स। वो क्या मीडियम है, वो हमें पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस मीडियम से सबसे ज़्यादा रीच हो और फिर वो मीडियम पे कंटिन्यूअसली काम करना कि वो मीडियम में मैं कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और मेरा जितना भी डिज़ाइन का एजुकेशन मैंने अभी तक गेन किया है, उसको जर्नलिज़्म में यूज़ कर सकूँ। तो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स बहुत रहे हैं लास्ट 3 साल में। मैंने कॉलेज में भी बहुत किया है, मैंने कॉलेज के बाहर भी बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसमें मैंने सारे डिसिप्लिन्स में ज़्यादा काम किया है, कोई बी इट फ़िल्म मेकिंग, सिस्टम डिज़ाइन या फिर इवन एज़ सिंपल एज़ आइडेंटिटी।
अभी मेरा ज़्यादा इस तरीके से आउटलुक है कि मैं देखना चाह रहा हूँ मैं अपनी जो आज तक स्किल्स मैंने डेवलप की है उसे कैसे एम्प्लीफाई कर सकूँ। उसमें से एक स्टेप मेरा गया है टुवर्ड्स एक्सपीरियंस और एग्ज़िबिशन डिज़ाइन। एक ऑर्गनाइज़ेशन है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फॉर अ वायलेंस फ्री वर्ल्ड। उसके बारे में वो लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्टर्स बनाए हैं, उसके ज़्यादा एक्सपोज़ किए हैं और मैं उनके साथ मिलके अभी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो अभी डेवलपमेंट फ़ेज़ में है। मैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन है। वो कहीं न कहीं जैनिज़्म से कनेक्टेड है बट वो पूरे वर्ल्ड को अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि हम डे टू डे लाइफ में ही कितना वायलेंस करते हैं और वो वायलेंस ये दुनिया में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या कुछ भी पॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें वायलेंस से लिंक्ड है। वो कहीं भी नॉनवेज हो गया, एग्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें और साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो अगर हम वायलेंस के रिलेटेड गेम्स देखें जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है, उसका भी मेंशन है वो सारे पोस्टर्स में कि वो कैसे एक छोटे से बच्चे के दिमाग को इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसे मैं एक एक्सपीरियंशियल वे में दिखाना चाह रहा हूँ जो एक विज़न ही है। मतलब वो आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले 10 सालों में अगर उसका एक फ़िक्स स्पेस रहा, जहाँ लोग उसके साथ इंटरैक्ट कर पाएँ, तो उसका एक बहुत ज़्यादा रिटेंशन जो मैंने बोला, रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज के दिन में वो पोस्टर इस तरीके से पड़ा हुआ है कि वो पोस्टर में बस इन्फॉर्मेशन है कि मैं अंडे क्यों ना खाऊँ, मैं नॉन-वेज क्यों ना खाऊँ और उसका जो टारगेट ऑडियंस है, वो हम हैं, मतलब इंडियंस। अगर हम जिस तरीके से अभी मेरा रिसर्च चालू है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, तो इंडिया टॉप 10 में भी नहीं है मीट ईटिंग कंट्रीज़ में, ओके। वो तो बॉटम 10 में है। वेजिटेरियनिज़्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है, वो वर्ल्ड वाइड है। हमें इसकी रीच वर्ल्ड वाइड तक पहुँचानी है कि कौन लोग जो एक्चुअली इसको रोज़ कंज़्यूम कर रहे हैं और उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स डिज़ाइन, वो बहुत अलग है। अगर आज हम इंडियन और वर्ल्ड वाइड के डिज़ाइन सिनेरियो में जाएँ, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। उसके कंपैरेटिव स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। बट उन्हीं के भाषा में, उन्हीं की डिज़ाइन लैंग्वेज में या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में या फिर बहुत एक्सपीरियंशियल वे में हम अगर दिखाएँ कि क्यों नॉन वायलेंस इम्पोर्टेंट है और क्यों वायलेंस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इट कैन बी एज़ सिंपल एज़ शोइंग देम अ मिरर कि वो लोग अपने आप को एक शीशे में देखें और सामने एक एनिमल का वायलेंस हो रहा हो या फिर किस जो हम फैक्ट्री फार्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फैक्ट्री फार्म में इतने जानवरों के साथ गंदी-गंदी चीज़ें होती है। वो उन्हें अपने ही शीशे के थ्रू दिखाएँ कि उनके रोज़ के डेली हैबिट्स की वज़ह से ये चीज़ें हो रही है। इट कैन क्रिएट अ रिकॉल वैल्यू और रिटेंशन वैल्यू मोर देन एनी पोस्टर और एनी वीडियो। तो वो एक विज़न है कि उसे 10 सालों में एक रियलिटी बनानी है जहाँ पे कोई अगर वो विज़िट करे या फिर कोई उसे एआर-वीआर के थ्रू देखे, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वो छोड़ दे, बट अगर वो दिन का या फिर महीने का 10 से 20% भी त्याग करे, तो उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। कल्पक भाई, मैं आपके जैसा विज़नरी तो नहीं हूँ, पर अगर मैं आपका जो प्रोजेक्ट है, उसे देख पा रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये सोसाइटी तो चेंज करेगा ही करेगा। नॉन वायलेंस फ्री वर्ल्ड आप चाहते हो ऐसा बनेगा, बनेगा, पर साथ ही साथ भगवान महावीर के जो कॉन्सेप्ट है, उसे लोगों तक बहुत ईज़ी वे में पहुँचा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास स्किल्स डेवलप हुई इन सालों में। आपके साथ विजुअलाइज़ेशन स्किल डेवलप हुई। आपके साथ विज़नरी बोर्ड डेवलप हुआ और उसका प्लेटफ़ॉर्म अगर आप एसएमजे को मानते हो, तो ग्रेट है। अब एज़ अ टीचर आपने पास्ट समझा दिया, आपने प्रेज़ेंट समझा दिया, आपने फ्यूचर समझा दिया। पर अगर क्लास में पता हो ना, तो टीचर है ना पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर टेंस समझाने के बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स देता था कि आपको इसमें किस तरीके से फिल अप करना है। वो आपको कितना समझ है आप करते हो, उसके ऊपर जाता है। मैं तो कल्पक भाई इसमें बहुत नया हूँ, मेरे को बहुत सारे टर्म्स आज नए जानने मिले। पर आप इन जनरल पब्लिक जो इन डिज़ाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो इसे सिर्फ़ हॉबी देखते हैं और जो
इसे एज अ करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो अपन ने जिन शासन में जन्म लेके इसका जो ऋण लिया है, उस ऋण को भी थोड़ा अंश मात्र चुका सकते हैं। तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं? तो मुझे भी बहुत मज़ा आया पूरे टॉक में। अगर मैं ये पूरे टॉक को सम अप करूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि डिज़ाइन हम इज़ अ मिसअंडरस्टूड टर्म। अगर हम किसी बंदे को या फिर किसी को भी आज हम डिज़ाइन बोले कि डिज़ाइन क्या है? वो ड्राइंग ही बोलेगा। आज अगर हम डिज़ाइन को एक ब्रॉडर वे में देखें, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बी इट इन जर्नलिज़्म और बी इट इन एनी अदर फील्ड। हम अगर बस जर्नलिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स डेवलपमेंट हो रहा है जो हमें भी मे बी पता नहीं है। बट कहीं न कहीं अगले 5 सालों में उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो हमें देखने मिलेगा। आज के ज़माने में एग्ज़िबिशन डिज़ाइन, एक्सपीरियंस डिज़ाइन हम देखने लगे हैं हमारे आजू-बाजू। जब भी हम कोई उद्यान के या कोई महाराज साहिब के बड़े प्रवचन में जाते हैं, वहाँ पे बस प्रवचन नहीं होता, उसके साथ एक पूरा एक्सपीरियंस होता है, एक पूरा सेट डिज़ाइन होता है। वो सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर ही आती है। तो कै जैनिज़्म ये सब फ़ील्ड्स को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो आगे जाके क्या-क्या आगे हम कर सकते हैं, वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम यंगस्टर्स को बोले, तो अनकन्वेंशनल जाना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम पेरेंट्स के लिए कन्विंसिंग पावर रखें कि क्या हम डिज़ाइन से पा सकते हैं। आज के ज़माने में इंजीनियरिंग, डॉक्टर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ़ील्ड बन चुका है। जब हम डिज़ाइन को एज़ अ अनकन्वेंशनल रूट देख रहे हैं, हमें डिज़ाइन को भी एज़ अ कॉमन रूट और एज़ अ कंस्ट्रक्टिव रूट देखना चाहिए कि ये डिज़ाइन अगर करेगा, तो आगे जाके ये बस ड्राइंग नहीं करने वाला। ये कुछ डिज़ाइन ऐसा करेगा जहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ डिज़ाइन सीख के ही पता चलेगी। तो यंगस्टर्स को तो मैं यही एनकरेज करता हूँ कि अगर तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा हॉबी है, तो यू शुड जॉइन। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो डिज़ाइन इज़ नॉट ईज़ी। अगर हम बहुत ही टॉप टियर लेवल पे काम करें डिज़ाइन के, तो देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नॉट इन स्टडिंग बट इन अप्लाइंग। क्योंकि हमें आज के ज़माने में मिलियंस को कन्विंस करना है कि जो मैं बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। और वो कन्विंस करने का पावर तुम्हारे कंटेंट, तुम्हारे डिज़ाइन में ही है। और वो कन्विंस करने तक की रिसर्च और जो मेहनत लगती है, वो जब आप डिज़ाइन को पढ़ोगे, उसके प्रोसेस को जानोगे, तभी पता चलेगा। तो यंगस्टर्स को ये रूट देखना चाहिए एज़ देयर करियर, क्योंकि आगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। पैशन तो मेरा इस डिज़ाइनिंग करियर में जागेगा तब जागेगा, पर आज अगर पैशन जागा है ना, तो आपकी बात सुनने में। आपका इतना डीप आपने एक-एक रूट कॉज़ तक टच किया जो मैं पहली बार डिज़ाइनिंग के फ़ील्ड में देख रहा हूँ। पर आज समय अपने से इजाज़त माँग रहा है और आज का ये सफ़र, आज का ये विज़ुअलाइज़ेशन, गुरु वल्लभ का सपना, गुरु वल्लभ का ये सफ़र की गाड़ी को आज यहीं विराम देते हैं और अगले सफ़र में इसी गूंज का नया शंखनाद सुनते हैं। तब तक दिल से जय जिनशासन, जय महावीर।